हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। तो ट्रायंगल के डिफरेंट सेंटर्स के रिगार्डिंग लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, इन के रिगार्डिंग इन रेडियस, सर्क्यूम रेडियस, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। उन्हीं में से दो स्पेसिफिक रेडियसेस हमने पढ़ी थी, इन रेडियस एंड सर्क्यूम रेडियस। अब इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस के बीच में अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों को दिया जाए तो फिर एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है जिसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो रिलेशन क्या है उसको देखने जा रहे हैं। लेट हमारे एक ट्रायंगल है ABC। इस ABC ट्रायंगल का बाहर से एक टच करता हुआ सर्किल है, तो ये सर्क्यूम सर्किल हो गया। ओके, और सर्क्यूम सर्किल की सेंटर से सर्क्यूमफ्रेंस तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस होनी चाहिए। अब क्योंकि इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस दोनों को एक ही में रिप्रेजेंट करना है, तो आर से रिप्रेजेंट करने की बजाय उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जनरली इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर्क्यूम सर्किल की रेडियस को आर से डिनोट तो करते हैं, स्मॉल आर से, लेकिन इसके साथ क्योंकि सर्क्यूम सर्किल की रेडियस है आर सी यूज किया जाता है, डेट इज आर सी। तो सर्क्यूम रेडियस होती है आर सी, परिवृत्त की त्रिज्या को आर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक ऐसे ही इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अंदर से टच करता हुआ सर्किल तो इन सर्किल हो गया, और इस इन सर्किल की जो रेडियस होगी वो भी रेडियस आर से ही डिनोट की जाएगी, और इन सर्किल की रेडियस को आर आई से डिनोट किया जाता है। ओके, तो इन रेडियस हमारी आर आई हो गई और सर्क्यूम रेडियस हमारी आर सी होती है। सर्क्यूम रेडियस और इन रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं को ड्रॉ करते समय अगर आप देखें तो परिवृत्त का जो सेंटर है, सर्क्यूम सर्किल का जो सेंटर है वो यहां है, और इन सर्किल का सेंटर यहां है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक गैप है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों रेडियसेस, दोनों सेंटर्स के बीच में, ये कितनी है, ये आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। दैट मींस एक ट्राइंगल के इन सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। लेट हम इसको स्मॉल डी कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल डी ले लें। तो एक ट्राइंगल के इन सेंटर और सर्क्यूम सेंटर के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सर्क्यूम रेडियस और इन रेडियस दी जानी चाहिए, तभी हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी कितनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या दी जानी चाहिए। दैट मींस सर्क्यूम रेडियस और इन रेडियस अगर दे दी जाती है तो इसके थ्रू दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए छोटे वाले सर्किल की रेडियस छोटी होगी और बड़े सर्किल की रेडियस बड़ी होगी। दैट मींस सर्क्यूम रेडियस बड़ी है, और सर्क्यूम रेडियस जो भी आपको दे रखी है इसके स्क्वायर में से माइनस करेंगे इन दोनों रेडियसेस के प्रोडक्ट, दैट इज आर आई और आर सी के प्रोडक्ट के डबल को, और इसका अंडर रूट कर देंगे। दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन सर्क्यूम सेंटर एंड इन सेंटर। परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी निकालने के लिए सर्क्यूम रेडियस के स्क्वायर में से दोनों रेडियसेस के प्रोडक्ट के डबल को माइनस करके अंडर रूट कर दीजिए, ये दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। इसी को एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 1/RC + D + 1/RC - D = 1/RN। ओके, इसी को ऐसा लिखा जा सकता है, दैट मींस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो हम ऐसा लिख पाएंगे। क्लियर? आज हम ज्योमेट्री का सर्किल सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले सर्किल की बेसिक बातें हम समझ लेते हैं, सर्किल में कौन कौन सी वैल्यूज को क्या क्या कहा जाता है, उसके बाद हम अपने सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। एक सर्किल को ड्रॉ करते समय जो बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जाती है, इस बाउंड्री लाइन को कहा जाता है सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस कहलाता है, दैट इज परिधि। और इस सर्क्यूमफ्रेंस के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से सर्क्यूमफ्रेंस की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, तो पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता है, इसे केंद्र कहा जाता है, दैट्स द सेंटर। और इस सेंटर से सर्क्यूमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्योंकि हमेशा बराबर रहेगी तो ये डिस्टेंस हमारी रेडियस कहलाती है, इसे कहा जाता है त्रिज्या। अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसा हो जो सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें लेकिन इस सेंटर से पास ना हो, लाइक दिस, एक लाइन जिसने सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही, तो इसे कहा जाता है कॉर्ड। ये कहलाती है जीवा। लेकिन अगर ये लाइन सेंटर से भी पास हो
तो फिर ये डायमीटर कहलाती है। दैट मींस ऐसी कोई लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास होते हुए सर्किल को दो स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो ये लाइन हमारी डायमीटर कहलाती है। इसे कहा जाता है व्यास, डायमीटर व्यास कहा जाता है। नाउ कॉर्ड सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, ये भी सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, तो ये भी एक कॉर्ड ही है। दैट मींस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्किल। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ओके, तो सेंटर से पास होने वाली डायमीटर जो कि सबसे लंबी कॉर्ड भी कहा जा सकता है। नाउ अगर सर्किल के सेंटर से दो स्पेसिफिक रेडियसेस को ड्रॉ कर दिया जाए, ये दो स्पेसिफिक रेडियसेस हमने ड्रॉ की, वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याएं खींची जाए, तो ये सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन दोनों पार्ट्स को कहा जाता है सेक्टर। ये कहलाते हैं सेक्टर, त्रिज्य खंड कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है त्रिज्य खंड। ओके, छोटा वाला माइनर सेक्टर लघु त्रिज्य खंड और बड़ा वाला मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन सर्किल को दो पार्ट्स में ब्रेक करे, लाइक कॉर्ड, एक लाइन अगर सर्किल को दो पार्ट्स में ब्रेक करती, तो लाइन ने अगर सर्किल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, तब उस केस में जो ये छोटा वाला पोर्शन हमारा बचा है, इसको कहा जाता है सेगमेंट। दैट इज नोन एज सेगमेंट। इसे बोलते हैं वृत्त खंड, इसे कहा जाता है वृत्त खंड। जबकि रेडियसिस से बनने वाले पोर्शन को सेक्टर कहा जाता है, त्रिज्य खंड कहा जाता है, और कॉर्ड से बनने वाले पोर्शंस को सेगमेंट कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। ओके, सर्किल के अंदर कुछ स्पेसिफिक लाइंस अगर पास हो, अगर सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन पास हो जाती है, तो फिर इसे कहा जाता है सीकेंट। दैट इज नोन एज सीकेंट। इसे छेदक रेखा कहा जाता है, छेदक रेखा। लेकिन अगर सर्किल को जस्ट टच करते हुए कोई लाइन पास होती है, जस्ट टचिंग लाइन, तो इसे कहा जाता है टेंजेंट। इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो सर्किल को टच करते हुए जाने वाली लाइन टेंजेंट स्पर्श रेखा कहलाती है, जबकि सर्किल को कट करते हुए जाने वाली लाइन को सीकेंट छेदक रेखा कहा जाता है। सर्किल के जिस पॉइंट पर लाइन टच करते हुए पास हो रही है, टेंजेंट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, दैट इज स्पर्श बिंदु कहा जाता है इसे। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर सर्किल के सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं। ओके, अब हम सर्किल के कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए ना। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर किसी सर्किल के अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ की जाती है, दैट्स द कॉर्ड। तो कॉर्ड जीवा जो सर्किल को दो स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, अगर हम इस कॉर्ड पर सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दैट मींस अगर किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मींस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, अगर सर्किल के अंदर एक नहीं दो कॉर्ड्स हो, सपोज एक नहीं दो कॉर्ड्स हैं, लेट फर्स्ट कॉर्ड एंड सेकंड कॉर्ड, लेट ए बी एंड सी डी, ये दोनों सर्किल की कॉर्ड्स हैं। एंड सपोज दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है। अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है, तो फिर कॉर्ड्स पर सेंटर से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ, सेंटर से दोनों ही कॉर्ड्स पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ ये भी आपस में बराबर होगी, ओपी एंड ओक्यू। ओके, अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है, तो फिर दोनों कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होती है। दैट्स द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। अगर दो जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है, तो केंद्र से उनकी दूरियां भी बराबर होगी।
दैट मींस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। अगर कॉर्ड्स बराबर हैं और हमने पहली कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज OP, दैट मींस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ऐसे ही CD पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। तो दो जीवाएं जिनकी लेंथ आपस में बराबर हैं उन पर केंद्र से डाले गए लंबों की माप भी बराबर होती है, दैट मींस OP इज इक्वल टू OQ। तो बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट अगेन एक सर्किल के अंदर अगेन दो कॉर्ड्स ड्रॉ की गई हैं और दोनों आपस में बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स। अगर हम इक्वल कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स को सर्किल के सेंटर से मिला देते हैं, कॉर्ड के एंड पॉइंट को अगर सर्किल के सेंटर से मिला देते हैं तो यहां एक स्पेसिफिक एंगल बनेगा दैट इज θ1। ऐसे ही इस कॉर्ड के भी एंड पॉइंट्स को अगर सर्किल के सेंटर से मिला दिया जाए दैट इज θ2। अगर कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, दैट मींस θ1 विल इक्वल टू θ2। अगर कॉर्ड की लेंथ आपस में बराबर है तो सेंटर पर बनने वाले एंगल का मेजरमेंट भी बराबर होता है। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हम सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो स्पेसिफिक पॉइंट से, सपोज सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, A एंड B। सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो स्पेसिफिक पॉइंट से किसी एक ही सेगमेंट में, या तो बड़े वाले में या छोटे वाले में, तो छोटे में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए बड़े वाले की बात करते हैं। अगर सर्किल के दो स्पेसिफिक पॉइंट से एक ही सेगमेंट में एक एंगल ड्रॉ किया जाए, लाइक बड़े वाले सेगमेंट में हम एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इसको लेकर सर्कमफ्रेंस के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिला दिया तो यहां पर एक एंगल बनेगा दैट इज θ1। ओके, तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो स्पेसिफिक पॉइंट से किसी एक सेगमेंट में हमने एक एंगल बनाया। अब इसी सेगमेंट में इन्हीं दोनों पॉइंट से लेट एक और एंगल ड्रॉ करते हैं, लेट दिस वन। इन्हीं दोनों पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पर एक और एंगल बनाया दैट इज θ2। ओके, इनसे सेम सेगमेंट में और कहीं पर एक और एंगल बना लेते हैं, लेट हमने यहां पर एक एंगल बनाया। इन्हीं दोनों पॉइंट से पॉइंट सेम होने चाहिए, तो दो कॉमन पॉइंट से हमने एक ही सेगमेंट में कई सारे एंगल्स बनाए दैट इज θ3। तो कॉन्सेप्ट है कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो स्पेसिफिक पॉइंट से सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स का मेजरमेंट θ1, θ2 एंड θ3। दो कॉमन पॉइंट से एक ही सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का मेजरमेंट आपस में बराबर होता है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। दैट मींस angles subtended in same segment are equal from two common points। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, लेकिन शर्त है कि एंगल सर्कमफ्रेंस पर ही बनने चाहिए, ना तो सर्कमफ्रेंस से बाहर और ना ही सर्कमफ्रेंस के अंदर, तभी इन एंगल्स का मेजरमेंट बराबर होगा। अगर अंदर बनेगा तो भी बराबर नहीं होगा, बाहर बनेगा तो भी बराबर नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स लेट A B, इन दोनों पॉइंट्स को हम किसी भी एक सेगमेंट में मिला दें, हम फिलहाल बात कर रहे हैं बड़े सेगमेंट की। ओके, तो अगर सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को बड़े सेगमेंट के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर मिला दिया जाए तो यहां एक एंगल बनेगा दैट इज θ। ओके, तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट से मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण, और इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर सर्किल के सेंटर पर भी एक, सेंटर को मिलाते हुए भी एक एंगल बना दिया जाए दैट इज दिस वन। क्लियर? तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस के दो कॉमन पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के मेजर सेगमेंट पर बनने वाले एंगल के मेजरमेंट का जस्ट डबल सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है। तो केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल is twice the angle subtended at the circumference of the circle। मींस अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंड पॉइंट्स एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हो, ना तो अंदर हो ना बाहर हो, चारों सर्कमफ्रेंस पर होने चाहिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंड पॉइंट्स एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स दैट मींस एंगल C एंड एंगल D का सम 180 डिग्री होता है,
ऐसे ए और बी भी अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। दैट मींस साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर सप्लीमेंट्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। दैट मींस एंगल सी और एंगल डी का सम 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री होता है। और अगर ऐसा है तो फिर साइक्लिक क्वाड्रेटल की किसी भी एक साइड को बाहर की तरफ अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो दैट वुड बी एक्सटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल वहिष कोण, वहिष कोण कहलाएगा। लेट थीटा। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की किसी भी एक साइड को बाहर की तरफ एक्सटेंड करने पर जो एक्सटीरियर एंगल थीटा बना है, इसका मेजरमेंट इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। दैट मींस एंगल ए हो जाएगा। रीजन, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। दैट मींस बी कॉमन हो गया। अगर बी कॉमन है तो फिर ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। क्लियर? तो एंगल ए और एंगल थीटा आपस में बराबर होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। वहिष कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होती है। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है? अगर किसी क्वाड्रेटल के चारों एंड पॉइंट्स एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल कहलाता है। लेकिन अगर क्वाड्रेटल सर्कल को बाहर से टच कर रहा है तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रेटल तभी होता है, चक्रीय चतुर्भुज तभी कहलाता है जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। अगर क्वाड्रेटल के चारों एंड पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं तभी ये साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटल की चारों साइड्स बाहर से सर्कल को टच करें तो ये क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं है। लेकिन ऐसे क्वाड्रेटल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई क्वाड्रेटल ऐसा हो जो सर्कल को बाहर से टच करे, दैट मींस चारों साइड सर्कल को बाहर से टच करे, तो फिर इसकी अपोजिट साइड्स का सम, दैट मींस पी क्यू प्लस एस आर। ऐसे ही इन दोनों अपोजिट पेयर्स पी एस और क्यू आर के सम के बराबर होता है। ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी क्वाड्रेटल की चारों साइड सर्कल को बाहर से टच करती हो तो क्वाड्रेटल की अपोजिट साइड्स का सम आपस में बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? इसमें 3 साइड्स की लेंथ देकर फोर्थ आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन बनता है। अब सर्कल के सीकेंट्स एंड टेंजेंट्स की बात करते हैं। सर्कल के अंदर जो स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं होती हैं उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ कॉर्ड थी एक AB और एक कॉर्ड है ये CD। अगर सर्कल की 2 कॉर्ड सर्कल के बाहर एक्सटेंड करने पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती हो तो फिर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। अगर सर्कल की 2 कॉर्ड्स एक्सटेंड करने पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती हो तो फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट जहां पर दोनों कॉर्ड्स आकर मिल रही हैं, यहां से कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, दैट मींस यहां से इस एंड पॉइंट और यहीं से सेकंड एंड पॉइंट तक की डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, तो PA और PB का प्रोडक्ट। सेकंड कॉर्ड पर भी सेम कॉन्सेप्ट, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स तक यहां से डिस्टेंस, तो यहां से C तक की डिस्टेंस PC और यहां से D तक की डिस्टेंस PD के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके? अगर 2 कॉर्ड्स एक्सटेंड करने पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलती हो तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड के एंड पॉइंट्स तक की डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कॉर्ड को एक्सटेंड करने पर सर्कल को टच करते हुए जाने वाली लाइन टेंजेंट इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो तो फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहा जाता है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। अब इस टेंजेंट और इस कॉर्ड के रिगार्डिंग भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि कॉर्ड को एक्सटेंड किया गया बाहर, तो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड के रिगार्डिंग सेम कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड के एंड पॉइंट्स तक की डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, दैट मींस Q से A तक की लेंथ और Q से B तक की लेंथ का प्रोडक्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉर्ड के एंड पॉइंट तक की डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट इस टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। दैट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉर्ड के एंड पॉइंट तक की डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां पर 3 में से 2 वैल्यूज देकर थर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। सर्कल के रिगार्डिंग अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, सर्कल के बाहर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो हम केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मींस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ओके?
अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो केवल 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाएंगे। दीज आर दिस वन। लेट पी पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की और टेंजेंट सर्किल को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेंगी उन्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाती है और ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होती हैं। दैट मींस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट्स आपस में बराबर होती हैं। ओके, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्किल के सेंटर से मिला दिया जाए तो दैट्स द रेडियस। ये रेडियस है और रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। ऐसे ही इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी अगर हम सर्किल के सेंटर से मिला दें तो ये रेडियस भी इस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो थे सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। दैट मींस AP इज इक्वल टू BP। पहला कॉन्सेप्ट ये था। सेकंड, हमने कहा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सर्किल के सेंटर से मिलाया जाए तो फिर ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं। ऐसे ये भी 90 डिग्री हो गया। अब एक्चुअली ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसमें से 90 90 180 निकल गया तो फिर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 180। ओके, इट मींस किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा? दैट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मींस यहां एंगल O और एंगल P का सम 180 डिग्री होता है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन, दोनों एंगल्स में से एक एंगल का मेजरमेंट देकर सेकंड आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। ओके, तो एंगल O और एंगल P का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A ऑलरेडी 90 डिग्री, एंगल B ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? इस फॉर्मेट में अगर सर्किल के सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से मिला दिया जाए तो ये लाइन एंगल P को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल QO को भी बाइसेक्ट करती है। दैट मींस लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट्स द एंगल P एंड एंगल O। केंद्र से इस बाह्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कोण P और कोण O दोनों को ही समद्विभाजित करता है। क्लियर? यहां पर ओवरऑल जितने भी एंगल्स है इसमें से सपोज इस एंगल का मेजरमेंट दिया गया और आपसे कहा गया अपोजिट एंगल बताओ, या इस पोर्शन का एंगल दिया गया, कहा गया अपोजिट एंगल बताओ कितना है। तो ये एंगल अगर आपको मालूम है तो इसका डबल पूरा हो जाएगा। इसे 180 में से माइनस कीजिए, इस एंगल का मेजरमेंट हो जाता है। इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। सर्कल्स का अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्किल का अगला कॉन्सेप्ट है कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब कॉमन टेंजेंट अगर दो सेपरेट प्लेस पर प्लेस किए गए सर्कल्स हों तो इनकी दो तरह से ड्रॉ की जा सकती है। एक डायरेक्टली इनको टच करते हुए पास होने वाली और एक क्रॉस वे में टच करते हुए पास होने वाली लाइन। ओके, अगर दोनों सर्किल को डायरेक्टली टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम टच करते हुए कोई लाइन पास हो रही है, टच करते हुए, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टेंजेंट या अनुस्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन अगर सर्कल्स को टच तो करे बट क्रॉस में, तो इस क्रॉस में टच करने वाली लाइन को ट्रांसवर्स टेंजेंट या तिर्यक स्पर्श रेखा कहा जाता है। और हमसे इसी टेंजेंट की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। लेट PQ इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट ऊपर की तरफ से ड्रॉ करें या नीचे से, एक ही बात है क्योंकि दोनों केसेस में लेंथ सेम आई। ऐसे ही क्रॉस ऐसे किया जाए या इस तरह से क्रॉस करें, दोनों केसेस में ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। अगर हम यहां कंसीडर करें तो सपोज यहां टच किया लेट A पॉइंट और यहां टच किया लेट्स B पॉइंट, तो दैट्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही इस टेंजेंट ने P और Q पॉइंट पर टच किया है तो PQ विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ये टेंजेंट की लेंथ होगी। नाउ PQ की लेंथ कितनी है ये आइडेंटिफाई करना है। दैट मींस लेंथ ऑफ टेंजेंट। दो सेपरेट सर्कल्स के लिए कॉमन टेंजेंट दो तरह से ड्रॉ की जा सकती है, डायरेक्ट टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट। और ट्रांसवर्स टेंजेंट और डायरेक्ट टेंजेंट सर्कल को जिन पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रही हैं उनके बीच के डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहा जाता है, स्पर्श रेखा की लंबाई। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कहा जाए तो हमें सर्कल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए। इनमें से पहला डेटा दोनों सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमें ये चाहिए होगा, लेट ये स्मॉल डी। दूसरा डेटा चाहिए हमें दोनों सर्कल की रेडियस भी चाहिए होगी।
लेट बड़े वाले सर्किल की रेडियस कैपिटल आर और छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल आर। ओके, अगर आपको दोनों सर्कल्स के रेडियस और दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दे दी जाती है, तब आप डायरेक्ट टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स टेंजेंट दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन दोनों ही केसेस में सेम डेटा चाहिए। दैट मींस यहां भी हमें दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए और दोनों सर्किल की रेडियस की जरूरत पड़े, तो बड़े सर्किल के रेडियस को कैपिटल आर और छोटे सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर कर रहे हैं, जबकि दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को हम डी ले रहे हैं। दोनों केसेस में सेम डेटा लें। ओके, कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो याद रखना आसान होगा इसके थ्रू। डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे दोनों रेडियसेस के डिफरेंस का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर देंगे। दैट वुड बी द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। अनुस्पर्शरेखा की लंबाई निकालने के लिए दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग में से माइनस करेंगे दोनों रेडियसेस के स्क्वायर्स का डिफरेंस का स्क्वायर। जबकि ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे दोनों रेडियसेस के सम का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर देंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे दोनों रेडियसेस के डिफरेंस का स्क्वायर। जबकि ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ होती है दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे दोनों रेडियसेस के सम का स्क्वायर और दोनों में अंडर रूट कर लेंगे। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है। प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हो और वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।